हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP303T है। उसके यहाँ पर हम यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 2 में जितने भी लाग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है आपको 10 या फिर 7 मार्क्स में मिलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके एग्जाम देने जाते हो, आपके मार्क्स अच्छे आने के चांस है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आप लोग अगर इन क्वेश्चन को तैयार करके अच्छे से एग्जाम देने जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एंड इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बात किया था यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के लाग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें केवल क्वेश्चन के बारे में बात किया था। एंड उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स आएंगे, जिसमें कि पार्ट 1 जो होगा उसमें इसका सोल्यूशन होगा यूनिट 1 एंड 2 का। तो उसी का यहाँ पर आज का पार्ट 1 होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 2 होगा, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप लोग कॉपी ओपन लेके बैठ जाइए, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 जो है इसमें यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एंड ये जो 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाते हो, तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें जितना भी आंसर लिखा है यहाँ पर जो मैंने लिखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। अगर आप लोग 1-2 बार पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड गिव इट्स ब्रीफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, ग्रोथ कर्व जो होता है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखना है आपको, या फिर कल्चर मीडिया जो होती है उसके बारे में डिटेल में नोट्स लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फिजिकल कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। काफ़ी टाइम यहाँ पर फेज कंट्रास्ट पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के डिटेल में बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर दूसरे वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इतने ईजी लैंग्वेज में मैंने कंटेंट लिखा है एंड एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को अच्छे से लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 जो है इसमें हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड गिव इट्स ब्रीफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया जो होती है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, एंड इसका जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम में क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया है, तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक्टीरिया के बारे में लिख देना है कि बैक्टीरिया जो है वो सिंपली होती क्या है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होती है स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है, जो कि केवल माइक्रोस्कोपी के अंदर ही दिखती है। मतलब हम अगर ऐसे ही देखना चाहें तो हमें नहीं दिखेगी, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो वो हमें आसानी से दिख जाएगी। बैक्टीरिया जो होती है हर जगह पाई जाती है, मतलब अर्थ जो होती है उस पर हर एक जगह पाई जाती है। जहाँ पर एक प्लेनेट इकोसिस्टम होता है वहाँ पर बैक्टीरिया पाई जाती है। एंड यहाँ पर कुछ टाइप की बैक्टीरिया जो होती हैं वो लाइव कर सकती है अंदर द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें भी जिंदा रह सकती हैं। तो उसके बारे में सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा लिख देना कि बैक्टीरिया होती क्या है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना देना बैक्टीरिया का, जिसमें कि यहाँ पर डिफरेंट 10 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैप्सूल होता है जो कि आउटर लेयर होती है। एंड यहाँ पर सेल वॉल जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूक्लियाइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मेसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इंक्लूजन बॉडी होती है, फ्लैजिलम होती है, यहाँ पर पिलाई होती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का उसको ड्रा कर देना है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 1-2 बार इसको ड्रा करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डालना है पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि भी मैंने बताया था। कैप्सूल होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मेसोसोम, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजिलम एंड पिलाई। तो यहाँ पर 10 पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के। एंड हर एक पार्ट के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है कि जैसे कि कैप्सूल क्या होता है। तो कैप्सूल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड जो कि एक थिक होती है, स्लिपरली होती है, एंड रिजिड स्ट्रक्चर इसका होता है। एंड जो यहाँ पर कैप्सूल होता है मेडअप होता है 98% ऑफ वाटर से एंड 2% ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड कैप्सूल सिंपली करता क्या है, तो बैक्टीरिया जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड कैप्सूल जो होता है सिंपली हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैचमेंट होने के लिए या फिर डिपल्सन करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया के साथ। जैसे कि ये बैक्टीरिया एंड इसमें जो कैप्सूल प्रेजेंट होती है आउटर लेयर, ये मतलब कोई दूसरी बैक्टीरिया, तो इससे यहाँ पर अटैचमेंट एंड रिपल्सन करने का वर्क करती है। तो ये सिंपली यहाँ पर कैप्सूल के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है मेडअप होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉल लेयर से मिलकर बनी होती है। एंड सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया जो होती है 2 टाइप से होती है, एक होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सेल वॉल के बारे में लिख देना है। थोड़ा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख देना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। एक थिन लेयर होती है जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होती है उसके सेल में प्रेजेंट होती है।
एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है एंड ये सिंपली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप से जो ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब यहाँ पर जो इनसाइड में फ्लूइड इसके फिल होता है, उसको मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती है। तो ये सिंपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिख देना है साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो होता है एक लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसलिए सिंपल इसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर न्यूक्लियाइड के बारे में लिख देना है कि न्यूक्लियाइड जो होता है कंटेन करता है 66% डीएनए को एंड 30% आरएनए एंड 10% प्रोटीन को कंटेन करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी के बारे में लिख देना है। तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है बैक्टीरिया में फूड वगैरह जो होता है उसको स्टोर करने का वर्क करती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर राइबोसोम, मेसोसोम एंड फ्लैजिलम के बारे में लिख देना है। जैसा कि फ्लैजिलम जो होता है वो 15 to 20 mm लॉन्ग थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका कि डायमीटर जो होता है 2.5 nm डायमीटर होता है। एंड फ्लैजिलम जो होता है वो एज एंटीना वर्क करता है, मतलब जो किसी दूसरे बैक्टीरिया को सिग्नल प्रोवाइड करता है। एंड फ्लैजिलम जो होता है फ्लैजिलम प्रोटीन जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्लाई। तो प्लाई के बारे में लिख देना है कि प्लाई जो होता है वो स्मॉल थिन 8 to 10 nm हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब दूसरे बैक्टीरिया के साथ में अटैचमेंट करने का हेल्प करता है। एंड ये सिंपली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के इनसाइड में होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। तो ये सिंपली इसके पार्ट्स हो जाएंगे एंड इसके बारे में हो जाएगा, पढ़िएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इसके पीडीएफ वगैरह आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ के बारे में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया जो है उसको मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया। एक होती है ट्रू बैक्टीरिया, एक होती है सीडो बैक्टीरिया, जैसे कि फास्ट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया होते हैं फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है कोकस, एक होता है बैसिलस। यहाँ पर कोकस होता है इसे सिंपली कोकाई भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप बोले तो यहाँ पर राउंड शेप या फिर ओवल शेप जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा कोकस। एंड बैसिलस जो होता है इसे सिंपली बैसिली भी बोलते हैं, तो जो कि ये रॉड शेप में होता है। जैसा कि आपको पता होगा रॉड शेप इस टाइप से होता है, तो इस शेप में यहाँ पर हमारा बैसिलस होता है। एंड यहाँ पर कोकस जो होता है फर्दर 6 टाइप का होता है। एक होता है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राइडकोकस, स्टेप्टोकोकस, सार्सिनोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो इस टाइप से यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड, तो इस टाइप से यहाँ पर कोकस जो होता है 6 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। एंड यहाँ पर बैसिलस जो होता है ये भी 6 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, जैसे कि मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, टेट्राइडबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया। एंड यहाँ पर सार्सिनोबैसिलस एंड स्टेफाइलोबैसिलस। आपको यहाँ पर मोनो, डिप्लो, टेट्राइड, स्ट्रेप्टो करके याद रखना है, लेकिन अगर बैसिलस है तो आपको बैसिलस लगा देना है, या फिर कोकस तो आपको कोकस लगा देना है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से ड्रा कर देना है। क्लासिफिकेशन जब भी आप लिखते हैं तो आपको साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फास्ट बैक्टीरिया के बारे में। तो फास्ट बैक्टीरिया जो होती हैं ये फर्दर 5 टाइप की होती हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसीटीज होगी, स्पायरोचीट्स होगी, माइकोप्लाज्म होगा, रिकेट्सिया होगी, क्लेमाइडी होगी। तो ये सिंपली फास्ट बैक्टीरिया फिर सीडो बैक्टीरिया हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिख देना है। एंड यहाँ पर आपको इसको डिफाइन कर देना है कि ट्रू बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया जो होती है वो रियल बैक्टीरिया होती हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम एज बैक्टीरिया की तरह ही होता है, मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता था कैप्सूल लाइक, तो उसी टाइप से यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी होता है। ट्रू बैक्टीरिया जो होती हैं ये फर्दर 2 टाइप्स में होते हैं, एक होती है कोकस, एक होता है बैसिलस। तो यहाँ पर कोकाई या फिर कोकस के बारे में बात करते हैं, जो कि ओवल शेप या फिर स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर कोकाइल जो होती है वो सिंपली स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में होती है, जिससे कि फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। एक होता है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रा, स्टेप्टो, सार्सिनो एंड स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर जैसा कि क्लासिफिकेशन में लिखा था उसी टाइप से आपको यहाँ पर हर एक का नेम डालकर डिफाइन करना है, जिससे कि एग्जाम में आपके पेज वगैरह भर जाएंगे एंड आपको मार्क्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि मोनोकोकस में आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कोकाई जो होगा सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड डिप्लोकोकस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोकाई जो होगा पेयर फॉर्म में, मतलब 2 स्ट्रक्चर कोकाई के प्रेजेंट होगा, तो उसे सिंपली डिप्लोकोकस बोलेंगे। एंड टेट्राइडकोकस में यहाँ पर आपको 4 स्ट्रक्चर या फिर 4 ग्रुप ऑफ कोकाई जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो उसको सिंपली यहाँ पर टेट्राइडकोकस बोलेंगे। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बात करते हैं, तो ये सिंपली यहाँ पर एक लॉन्ग चैन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये सिंपली स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगी। एंड सार्सिनोकोकस में यहाँ पर 8 कोकाई जो होती है उसका ग्रुप होता है, या फिर क्यूब लाइक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो सार्सिनोकोकस हो जाएगा। एंड स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात करते हैं, तो ये सिंपली एक ग्रेप यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है उसी टाइप में प्रेजेंट रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सिंपली स्टेफाइलोकोकस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बैसिलस। तो बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है। रॉड शेप बोले तो इस टाइप का यहाँ पर बैक्टीरिया होती हैं।
एंड आपको यहाँ पर मोनोबैसिलस में जैसे कि एक सिंगल रॉड होगी, मतलब एक सिंगल बैसिली प्रेजेंट होगी। एंड डिप्लोकोकस में मतलब जो बैसिली होगी उसके पेयर फॉर्म मतलब 2 बैसिली प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि टेटेड होगा, स्टेप्टो होगा, सार्सिनो होगा एंड स्टेफाइलो होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फाल्स या फिर सीडो बैक्टीरिया। तो सीडो या फिर फाल्स बैक्टीरिया जो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्चुअली में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया से डिफर होता है, तो उसी को सिंपली फाल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड ये फाल्स या फिर सीडो बैक्टीरिया जो होते हैं फर्दर 5 क्लासेस में होते हैं। एक होती है एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, एक होता है स्पायरोचीट्स हो गया, एक माइकोप्लाज्म होता है, एक यहाँ पर रिकर्सी होता है, एक होता है क्लेमाइडी। तो यहाँ पर 5 क्लासेस में फर्दर डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिनोमाइसीटीज जो होती है रिजिड ऑर्गेनिज्म होती है, जो कि लाइका बैक्टीरिया होती हैं, मतलब लेकिन सिंपली फंगी की तरह मिलती रहती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये फंगी जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरह मिलती जुलती रहती हैं। ये सिंपली ग्राम पॉजिटिव टाइप की बैक्टीरिया होती है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। तो सिंपली एक्टिनोमाइसीटीज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पायरोचीट्स। तो स्पायरोचीट्स क्या होता है, दीज आर रिलेटिवली लॉन्गर सिलेंडर नॉन ब्रांच्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर लॉन्गर होते हैं, सिलेंडर होते हैं, नॉन ब्रांच्ड मतलब कोई ब्रांच उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एंड स्पायरल शेप में होती हैं। एंड ये सिंपली ग्राम नेगेटिव होती है, डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। एंड ये सिंपली कोकस ही हो सकते हैं या फिर बैसिलस हो सकते हैं। अगर कोकस होंगे तो इसमें स्ट्रक्चर होंगे स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मतलब कि मटर फली जो होती है उस शेप में होगी। एंड यहाँ पर अगर बैसिलस होगा तो यहाँ पर स्पायरोचीट्स जो होंगे बैसिलस फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, मतलब रॉड शेप में इसमें प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से स्पायरोचीट्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है माइकोप्लाज्म। तो जो माइकोप्लाज्म होता है ये भी ओवल शेप में होता है, एंड ये सिंपली वायरस की तरह मिलता जुलता रहता है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है डेवलप नहीं होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से होता है, ये सिंपली ओवल शेप में होता है, जिसमें डीएनए सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिकेट्सी। तो रिकेट्सी के बारे में आप लोगों को लिख देना है कि ये सिंपली फिलामेंटस की तरह होते हैं, लेकिन इसमें ब्रांचिंग एंड कोई चेन फॉर्म में इसमें स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। एंड ये सिंपली नॉन मोटाइल होते हैं, बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर रिकेट्सी के बारे में लिख देना है। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडी। तो क्लेमाइडी के बारे में लिख देना है कि ये सिंपली ओवल शेप में होते हैं, जिसमें कि पेप्टाइडोग्लाइकन एंड प्रोटीन जो होती है उसमें प्रेजेंट रहती है। एंड यहाँ पर क्लेमाइडी बैक्टीरिया जो होते हैं सिम्पल की आइज जो होती हैं उसमें डिजीज वगैरह जो काज करती है वो क्लेमाइडी बैक्टीरिया ही काज करती हैं। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग इतना कंटेंट अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड इसके पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, लाइक भी कर देना वीडियो को। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछा था, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस और डिटेल नोट ऑन कल्चर मीडिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछ सकता है, लेकिन इसमें से आएगा कोई एक क्वेश्चन ही, तो आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रोथ कर्व के बारे में लिख देना है, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। तो ग्रोथ कर्व या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि जब यहाँ पर ग्राफ जो होता है प्लॉट किया जाता है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज, उसी को सिंपली यहाँ पर ग्रोथ कर्व बोलते हैं। मतलब ग्राफ होता है वो सिंपली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम के बीच में जब ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो उसी को सिंपली यहाँ पर ग्रोथ कर्व बोलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर रिजल्टिंग 4 फेजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर होती है लेग फेज हो गई, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज होती है, एक होती है स्टेशनरी फेज होती है, एक फेज होती है डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। तो यहाँ पर 4 फेजेस होती हैं इस टाइप से। एंड इसका ग्राफ इस टाइप से होता है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर जब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज के बीच में जब कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसी को यहाँ पर सिंपली ग्रोथ कर्व बोलते हैं। तो ये सिंपली ग्रोथ कर्व हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसकी फेजेस होती हैं 4, जैसे कि यहाँ पर लैग फेज होती है, लॉग फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है, डेथ फेज होती है। तो यहाँ पर 4 फेजेस होती हैं। इस ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये ग्राफ आपको बना देना है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर हर एक फेजेस में क्या क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। जैसा कि यहाँ पर 4 फेजेस होती है तो हर एक फेज के बारे में आपको यहाँ पर इसमें डिफाइन कर देना है कि जो लेग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी या डेथ फेज होती है उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लेग फेज जो है इसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर मीडिया वगैरह जो है जस्ट 2 से 3 घंटे पहले ही प्रिपेयर किया गया है, तो इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आती है लॉग फेज। तो लॉग फेज जो होती है इसमें बैक्टीरिया जो होती है इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है उसका जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह जो होती हैं उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज जो होती है इसमें मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है वो सिंपली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंपली डेड बैक्टीरिया होते हैं उनके नंबर के इक्वल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जितने बैक्टीरिया न्यू रिप्रोड्यूस होंगे उतने ही बैक्टीरिया यहाँ पर मरते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये होता क्या है इसमें, तो इस फेज में सिंपली जो
न्यूट्रिशन मीडिया होता है उसकी सिंपली कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जो होंगे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जैसे कि न्यूट्रिशन मीडिया जो होगी उससे कमी हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो होंगी एक दूसरे को किल करने लगेंगे, जिससे कि यहाँ पर इसमें स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सिंपली स्टेशनरी फेज हो जाएगी। एंड आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर डेथ फेज। तो डेथ फेज में क्या होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मतलब न्यूट्रिशन मीडिया जो होती है इसकी कमी हो जाती है, जिससे कि कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं एक दूसरे को किल करने लगते हैं एज ए न्यूट्रिशन फॉर्म में। तो ये सिंपली डेथ फेज हो जाएगी। तो इस टाइप से जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हर एक फेज में आपको यहाँ पर लिख देना है, वही लिखा है जैसा मैंने अभी बताया था कि स्टेशनरी या फिर डेथ फेज में क्या होता है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रोथ कर्व वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कल्चर मीडिया के बारे में, जो कि सेकंड क्वेश्चन था या फिर और करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल्चर मीडिया क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको लिख देना है, एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देन लिख देना है। तो कल्चर मीडिया एक ऐसी मीडिया होती है जिसमें सिंपली बैक्टीरिया वगैरह जो होती है वो ग्रो करती है, उसी को सिंपली यहाँ पर कल्चर मीडिया बोलते हैं। कल्चर मीडिया जो होती है ऑल टाइप के सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उसको कंटेन करती है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट टाइप की कल्चर मीडिया जो होती है उसमें ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉलोइंग क्लासेस में कल्चर मीडिया जो है उसको डिवाइडेड किया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेन 3 क्लासेस है जिसके बेसिस पे कल्चर मीडिया जो है उसको डिवाइड किया गया। एक होती है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, मतलब जो हमारे कल्चर मीडिया उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे कि सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। एंड सेकंड है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जिसमें कि सिंथेटिक होगी या फिर नॉन सिंथेटिक हो जाएगी। एंड यहाँ पर थर्ड आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब जो कल्चर मीडिया उसका एप्लीकेशन क्या है उसकी बेसिस पे यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। इसमें से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर बेसिक कल्चर मीडिया क्या होती है या फिर इंडस्ट्रियल कल्चर मीडिया क्या होती है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर इसमें फिर 7 टाइप में प्रेजेंट होती है कल्चर मीडिया, जैसे कि बेसिक कल्चर मीडिया होती है, इंडस्ट्रियल कल्चर मीडिया होती है, एक होती है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया, एनारोबिक कल्चर मीडिया होती है, एक होती है इंगेजमेंट कल्चर मीडिया, एक होती है डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, एक होती है एस्से कल्चर मीडिया। तो यहाँ पर 7 टाइप की कल्चर मीडिया प्रेजेंट होती है। इनको याद करने के लिए आपको यहाँ पर बीस्टा को याद कर लेना है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बीस्टा जो लिखा है यहाँ पर 7 वर्ड्स इसमें है। बी से हो जाएगा यहाँ पर बेसिक कल्चर मीडिया, ई जो है इससे हो जाएगा यहाँ पर इंडस्ट्रियल कल्चर मीडिया, एंड एक सिंगल ई जो है इससे हो जाएगा यहाँ पर इनरिचमेंट कल्चर मीडिया, एंड एस जो है इससे हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्टिव कल्चर मीडिया, एंड डी से हो जाएगा डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, एंड ए जो है इससे हो जाएगा एनारोबिक कल्चर मीडिया, एंड एक सेकंड ए जो है उससे हो जाएगा एस्से कल्चर मीडिया। तो इस टाइप से आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रख लेना है। मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट को काफ़ी यहाँ पर एप्लीकेशन के बेसिस पे जो कल्चर मीडिया होती हैं उसका क्लासिफिकेशन नहीं याद होता है, तो आपको यहाँ पर बीस्टा याद कर लेना है, इससे आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिख देना है कि बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी जो होती है उसके बेसिस पे हमारे कल्चर मीडिया किस टाइप से होती है। तो यहाँ पर 3 टाइप में होती है, जैसे कि सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है। जो कल्चर मीडिया होती है उसके लिए यहाँ पर अगार जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगार जो होता है या सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। यहाँ पर जैसे कि अगार जो होगी इसकी क्वांटिटी कुछ दी गई, जैसे कि 1.5 टू 2% अगर अगार होगा तो यहाँ पर सॉलिड मीडिया होगी, जिससे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। एंड यहीं पर अगार जो होगा वो अगर लेस देन 0.5% हो जाएगा तो ये सिंपली सेमी सॉलिड मीडियम हो जाएगी, जिससे कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो जाएगी। एंड अगर उसमें नहीं होगा मतलब एब्सेंट होगा तो यहाँ पर लिक्विड मीडियम हो जाएगी, जिसका कि एग्जांपल है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। मतलब यहाँ पर अगार जो इसमें यूज होता है मीडिया को प्रिपेयर करने में, वो सिंपली हमारी जो कल्चर मीडिया है उसके सॉलिडिफाइंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको इसको भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो इसमें जो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसमें जो मटेरियल होते हैं उन सभी की जो क्वालिटी वगैरह होती है वो क्या होती है, तो उस पर ही बेस्ड होती है। ये सिंपली यहाँ पर सिंथेटिक हो सकती है या फिर नॉन सिंथेटिक हो सकती है। सिंथेटिक मतलब कि यहाँ पर प्योर मीडिया होगी जिसमें कि कंपोजिशन जो होता है वो सिंपली नोन होता है, मतलब इसमें पता होता है कि इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। एंड सिंथेटिक जो मीडिया होगी इसका एग्जांपल हो जाएगा पेप्टोन 1%, NaCl 0.5% इन वाटर। नॉन सिंथेटिक में जैसे कि इम्प्योर मीडिया होगी जिसमें कि कंपोजिशन वगैरह जो होगा इंग्रेडिएंट का वो हमें पता नहीं होगा, जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम में जैसे कि 7 टाइम में होती थी, जैसे मैंने बताया था 20 करके याद करने को, तो आप लोगों को लर्न कर लेना है एंड हर एक बारे में डिफाइन कर देना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा है डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में डिफाइन कर देना है कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसे सिंपली डिफाइन किया गया है कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होती हैं उनको देखने में हेल्प करता है। मतलब ऐसी एक ऑब्जेक्ट होती है माइक्रोस्कोपी जिसके थ्रू हम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें कि हम सिंपली अपने नेक्ड आई जो है उनसे नहीं देख सकते, लेकिन इसके थ्रू हम सिंपली बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना होती है बैक्टीरिया को देखने की उसी को सिंपली यहाँ पर माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है
बेस्ड ऑन सोर्स 2 टाइप्स में होता है, एक होता है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बेसिस पे, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे। तो यहाँ पर जो हमारे लाइट या फिर ऑप्टिकल में होते हैं, ये सिंपली 4 टाइप्स में होते हैं, जैसा कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होगी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होगी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होगी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा एंड टेम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन लर्न कर लेना है एंड यहाँ पर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड यहाँ पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इसमें सेम एंड टेम जो है इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम क्या होता है 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में लिख देना है कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी थी वो डिस्कवर्ड की गई थी फर्ट्स जर्नी के थ्रू, मतलब यहाँ पर फर्ट्स जर्नी के एक साइंटिस्ट है जिनके थ्रू यहाँ पर जो हमारी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी थी वो डिस्कवर की गई थी। एंड यहाँ पर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, फेज कंट्रास्ट में जो इमेजेस है फोटोज वगैरह होते हैं वो कंट्रास्ट मतलब हाई कंट्रास्ट में आते हैं। मतलब इसका जो कंडेंसर होता है स्पेशल डायफ्राम का होता है जो कि कंसिडर किया रहता है एनुअल स्टॉप को, जो कि अलाउ करता है केवल हेलो कोन जो होती है लाइट उसको पास करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस टाइप से आपको इसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में लिख देना है कि व्हेन लाइट पास थ्रू अ कंडेंसर एनुअल्स मॉडिफाइज द लाइट बीम, मतलब यहाँ पर कंडेंसर से जब लाइट को पास करेंगे तो यहाँ पर एनुअल जो होगा लाइट बीम जो होगी उसको मॉडिफाइज कर लेगा। फिर इसमें हम सैंपल जो होगा उसको इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ पर स्कैटर्ड पार्ट जो लाइट का होगा वो रिफोकस करेगा कि मतलब जहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसका डायग्राम वगैरह कहाँ बन रहा है तो उस पर फोकस करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द स्कैटर्ड बाय द सैंपल आ फेज प्लेट इज इंसर्टेड, मतलब यहाँ पर जो हमारी डायरेक्ट लाइट है एंड सैंपल की लाइट जो स्कैटर्ड हुई है उसको यहाँ पर डिफरेंट करने के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक फेज प्लेट जो होती है उसको इंसर्ट किया जाता है। देन लाइट क्रॉस अ थिकर पार्ट ऑफ द प्लेट, मतलब यहाँ पर लाइट जो होती है वो थिकर पार्ट प्लेट की होती है उससे क्रॉस कर देती है जिससे कि इसकी फेज जो होती है शिफ्ट हो जाती है। देन द स्कैटर्ड लाइट इंटरफेयर्ड विद डायरेक्ट लाइट, मतलब यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट जो होती है और डायरेक्ट लाइट जो होती है उससे इंटरफेयर हो जाती है। जो होता है ये हाई कंट्रास्ट इमेजेस जो होते हैं उसको देखने के लिए अलाउ करता है फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट जो है उसका हाई कंट्रास्ट डायग्राम बना देता है। तो इस टाइप से आपको इसका प्रिंसिपल लिख देना है, इंस्ट्रक्शन आपको इस टाइप से बना देना है कि और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो होती है उसका डायग्राम इस टाइप से होता है, जिसमें कि यहाँ पर एक लाइट होती है एंड यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है एंड यहाँ पर एनुअल डायफ्राम होता है जो कि लाइट को पास करता है, तो यहाँ पर मॉडिफाई कर देता है लाइट को। एंड यहाँ पर स्पेसिमेन हमारी ऑब्जेक्ट जो होती है एंड यहाँ पर रिटार्टेड लाइट रेज होती है एंड यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर फेज प्लेट जो होती है यहाँ पर लाइट स्कैटर होकर यहाँ पर इमेज जो होता है उसकी प्लेन बना देती है, मतलब यहाँ पर कंट्रास्ट इमेज हमें दिखता है। तो इस टाइप से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है इसके एडवांटेज, तो इस टाइप से इसके एडवांटेज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड वाला माइक्रोस्कोपी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिख देना है कि द माइक्रोस्कोपी विच फॉर्म अ ड्राइड इमेज अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज जो होता है डार्क बैकग्राउंड जो होता है उसके अगेंस्ट बनता है, मतलब ड्राइड इमेज बनता है डार्क बैकग्राउंड के, तो उसी को सिंपली यहाँ पर डार्क माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल इस टाइप से हो जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड इसका डायग्राम आपको सेम इस टाइप से बना देना है, जैसा यहाँ पर डायग्राम बना है इसी टाइप से आपको इसका डायग्राम बना देना है। एंड देन यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो एक टेक्निक होती है जिसका कि यूज सिंपली किया जाता है हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, मतलब कोई बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट है उसका हाई रेजोल्यूशन या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंसर सिस्टम जो होते हैं उसको फॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं। इल्यूमिनेशन सोर्स जो होता है वो सिंपली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती हैं उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो होते हैं उनको बनाती हैं, जिसके थ्रू उसका डायग्राम वगैरह जो होता है हाई रेजोल्यूशन में दिखता है। इन दिस फ्लोरोसेंस स्क्रीन हैज या यूज फॉर द फाइनल इमेज, मतलब यहाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो यूज होती है फॉर द फाइनल इमेज मतलब। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसके यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेम एंड एक होता है टेम। सेम एंड टेम को आपको लर्न कर लेना, ये भी यहाँ पर 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि सेम एंड टेम क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। तो सेम मतलब यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है एंड टेम जो होते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। तो सेम एंड टेम क्या होता है उसके बारे में लिख देना है आपको यहाँ पर। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से आपको यहाँ पर सेम एंड टेम का डायग्राम बना देना है। सेम का डायग्राम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम का भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेम के बारे में लिख देना है कि सेम क्या होता है, जिसे कि सिंपली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। सेम क्या करता है 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं सरफेस ऑफ स्पेसिमेन उस पर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 3D स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिमेन का।
इसमें मतलब सेम जो होता है इसमें होता क्या है, तो इसमें सिंपली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं या फिर इमिटेड हो जाते हैं फ्रॉम द स्पेसिमेन सरफेस, मतलब स्पेसिमेन जो है उसके सरफेस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उसके सरफेस फीचर्स होते हैं स्पेसिमेन के वो हमें दिखाई देते हैं, मतलब एविडेंट होते हैं। तो ये सिंपली सेम के बारे में हो जाएगा। सेम जो होता है किसी भी स्पेसिमेन का सरफेस स्ट्रक्चर ही देता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेम। टेम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्पेसिमेन के थ्रू भी पास होते हैं। टेम जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देता है स्पेसिमेन का, एंड इन दिस इमेज और फ्लोरेसेंस स्क्रीन, मतलब यहाँ पर इमेज होता है फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर ही शो होता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सेम एंड टेम के बारे में लिख देना है एंड इसका डायग्राम बना देना है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। डायग्राम को आपको क्या करना है, 1-2 बार बना लेना रफ पे, एंड प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने से आपको डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट। अरे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट आर द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर विद इट्स मेथड इन डिटेल, मतलब आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर क्या होता है उसके बारे में लिखिए एंड उसके जो मेथड होते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखिए। या फिर यही प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर पूछ सकता है, तो ये 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर जो होता है उसके मेथड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर जो होता है उसके बारे में सिंपली बात करते हैं। मतलब कोई कल्चर मीडिया उसमें एक से ज़्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसे सिंपली मिक्स्ड कल्चर मीडिया बोलेंगे। एंड अ कल्चर मीडिया दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्योर कल्चर मीडिया। जैसे प्योर का मतलब पता ही चल रहा होगा कि प्योर मतलब कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है, मतलब एक चीज़ उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जिसमें केवल एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसे सिंपली प्योर कल्चर मीडिया बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो आइसोलेशन होता है सेपरेशन होता है पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर मीडिया, मतलब कोई मिक्स्ड कल्चर मीडिया जिसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट हैं, तो उसमें से एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेपरेशन करना ये सिंपली आइसोलेशन कहलाता है। एंड ये जो यहाँ पर आइसोलेशन वगैरह होती है स्टडी होते हैं, यहाँ पर ग्रोथ वगैरह स्पीसीज की हो रही है उसको डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली मेथड होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द प्योर कल्चर, स्ट्रीक प्लेट टेक्निक होगी, पोर प्लेट टेक्निक होगी, स्प्रेड प्लेट टेक्निक होगी, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक होगी। तो यहाँ पर सीरियल डाइल्यूशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है, काफ़ी टाइम में 7 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर स्ट्रिक प्लेट टेक्निक क्या होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिक प्लेट जो होती है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारे कल्चर मीडिया होती है इसमें स्ट्रिक्स वगैरह जो होती है इस टाइप से बनाई जाएंगी। यहाँ पर कोई कल्चर मीडिया होगी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर स्ट्रिक्स बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो कल्चर मीडिया होती है इसके साइड जो होती है, यहाँ पर हमारा जो इनोकुलेशन लूप से हम इसकी स्टिक्स बनाते हैं वो साइड में नहीं लगनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ की इनोकुलेशन लूप है, इसके थ्रू हम इस पे स्टिक्स बनाते हैं एंड इस टाइप से यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो होती है उसकी कॉलोनीज डेवलप हो जाती है। तो ये सिंपली स्ट्रिक प्लेट मेथड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आती है पोर प्लेट टेक्निक। तो पोर प्लेट टेक्निक क्या होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसमें कि यहाँ पर प्लेट्स जो होती है उसमें हम अपने अगार सोल्यूशन जो होता है कल्चर मीडिया उसको ट्रांसफर कर देते हैं। देन ट्रांसफर करने के बाद पेट्री प्लेट्स में यहाँ पर विजिबल कॉलोनीज दिखने लगते हैं, तो ये सिंपली पोर प्लेट टेक्निक हो जाती है। एंड नेक्स्ट आती है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। तो स्प्रेड प्लेट टेक्निक क्या होती है, इसमें जैसे कि हमारा डाइल्यूट कल्चर मीडिया जो होता है जो कि लिक्विड ब्राथ कल्चर मीडिया होता है, उसको हम अपनी न्यूट्रिशन मीडिया पे ट्रांसफ़र करके अपनी ग्लास रॉड जो होते हैं उससे स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद इसको हम अपने ब्यूटी में रख देते हैं, देन यहाँ पर इसकी आइसोलेटेड कॉलोनीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये सिंपली स्प्रेड प्लेट मेथड हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीरियल डाइल्यूशन मेथड। और सीरियल डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड टेक 5 to 7 टेस्ट ट्यूब, मतलब यहाँ एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि यहाँ पर 5 से 7 टेस्ट ट्यूब लिए जाते हैं, जिनको कि यहाँ पर 9 ml डिस्टिल्ड स्टेरिल वाटर जो होता है उसे फिल किया जाता है, मतलब 5 से 7 टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड 9 ml जो डिस्टिल्ड स्टेरिल वाटर होगा उससे फिल करेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर होगा उससे यहाँ पर 1 ml हर एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पहले इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया 1 ml, देन इसी 1 ml से इसमें ट्रांसफर करेंगे, देन इसी 1 ml से इसमें, मतलब इसी टाइप से करके 1 ml करके हम लास्ट वाले तक ट्रांसफर करेंगे। फिर वाला लास्ट वाला जो होगा उससे 1 ml हम अपनी पेट्री प्लेट जो कि उस पर ट्रांसफर करेंगे। देन हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कॉलोनीज वगैरह डेवलप तो नहीं हुए हैं। देन यहाँ पर उसकी टोटल डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे। देन यहाँ पर इसके कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलोनीज वगैरह कितनी डेवलप होंगी उसको रख देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसी टाइप से आता है प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन जो होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि सिंपली प्योर कल्चर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फॉर अ वाइबल कंडीशन, तो उसे सिंपली प्योर प्रिजर्वेशन बोलते हैं। एंड फॉर द प्रिजर्वेशन मतलब यहाँ पर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो होगी या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी या फिर यहाँ पर लीस्ट मतलब कम से कम ग्रोथ ही होगी। अवॉइड कंटामिनेशन इन दिस मीडिया, मतलब यहाँ पर कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट कुछ इसके मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए प्योर कल्चर के, जैसा कि सब कल्चरिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, पैराफिन मेथड हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड हो गया, लायोफिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब कल्चरिंग मेथड होता है,
तो सब कल्चरिंग में लिख देना है कि यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि न्यूट्रिशन मीडिया जो होता है उसको रेगुलरली चेंज करते रहते हैं, जिससे कि कल्चर मीडिया जो होता है वो प्योर हो सके। टाइप से आपको यहाँ पर सब कल्चरिंग में लिख देना है। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में आपको यहाँ पर लिख देना है कि इन दिस मेथड प्योर कल्चर इज प्लेस्ड अंडर रेफ्रिजरेटर, मतलब यहाँ पर प्योर कल्चर जो होता है उसे सिंपली रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस करते हैं। इन विच टेम्परेचर इज अबाउट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि टेम्परेचर जो होगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होगा फॉर सम डेज। तो ये सिंपली रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड आता है पैराफिन मेथड। तो पैराफिन मेथड में क्या होगा, इसमें सिंपली हम पैराफिन ऑयल जो होगा उसको कल्चर मीडिया में ऐड करेंगे, जो कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, जिससे कि एक थिन लेयर जो कि सरफेस आप कल्चर मीडिया उस पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सिंपली पैराफिन मेथड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। तो ये ऐसा मेथड होता है जिसमें कि कल्चर जो होता है उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं, जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। देन यहाँ पर ऑल टाइप माइक्रोब जो होंगे वो किल हो जाएंगे बाय डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन जो होगा उसके थ्रू सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्योर कल्चर जो होगा उसका प्रिजर्वेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है लायोफिलाइजेशन मेथड। लायोफिलाइजेशन मेथड जो होता है या फ्रीजिंग मेथड की तरह यूज होता है, जिसमें कि कल्चर जो होता है उसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखते हैं। देन यहाँ पर प्रेशर वगैरह जो होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सेल जो होती है माइक्रोबियल सेल्स वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रोथ वगैरह जो बैक्टीरिया की होती है वो बहुत ही कम होती है, फिर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीज ड्राइड प्योर कल्चर। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसे सिंपली फ्रीज ड्राइड प्योर कल्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को लिख देना कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है। ये भी 7 मार्क्स में पूछ सकता है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, एक होता है टोटल काउंट, एक होता है वाइबल काउंट। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो होती है उनको काउंट करने के लिए मेथड होते हैं। टोटल काउंट में जैसे कि 2 मेथड होते हैं, काउंटिंग चैम्बर मेथड होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड एंड वाइबल काउंट मेथड जो होता है जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें 3 मेथड होते हैं, एक होता है प्लेट काउंट, एक होता है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड, एक होता है टर्बिडीमेट्रिक मेथड। तो ये सिंपली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो जाएगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री ब्रांचेस एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका चांस है कि आपको 7 मार्क्स में मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। और माइक्रो जो होता है इसका मतलब होता है स्मॉल, एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना सिंपली यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास पर आती है इसकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जैसे कि यहाँ पर कोई साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने जैसे कि यहाँ पर किसकी क्या खोज की उसके बारे में लिख देना है। फर्स्ट यहाँ पर आते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो थे उन्हें सिंपली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपी जो थी उसकी अर्ली स्टडी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर जो होते हैं फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने स्टेबलाइज किया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है उसको स्टेबलाइज किया था, जो कि माइक्रोबियल एजेंट के थ्रू ही काज होती है। एंड इन्होंने सिंपली पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो होती है जो कि प्रिवेंट कर सकती है स्पॉयलेज को, उसको भी डेवलप किया था। यहाँ पर फर्मेंटेशन एंड पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो थे इसको यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया था। एंड नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है इन्हें सिंपली फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोगर बीकन। रोगर बीकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टर्म डिजीज जो था उसको डिस्कवर किया था, मतलब कि इन्होंने बताया था कि डिजीज जो होता है ऐसा एजेंट या फिर थिंग होती है जो कि हमारे बॉडी में इंटर होती है एंड हमें सिक करती है। तो रोगर बीकन के बारे में हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन उसकी खोज यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम जो कि एक टाइप का फंगी था, उससे यहाँ पर उसकी खोज की थी 1928 में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हो जाएगा। तो ये सिंपली हिस्ट्री हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको इसकी ब्रांचेस या फिर टैक्सोनॉमी के बारे में लिख देना है। इसे सिंपली टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी जैसे कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। एंड नेक्स्ट आते हैं माइकोलॉजी, तो मतलब स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। एंड आता है प्रोस्टिटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट करना, यहाँ पर सिंपली प्रोटिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आती है पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट जो होते हैं उनकी स्टडी करने, यहाँ पर पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। तो ये सिंपली इसकी ब्रांचेस हो जाएगी। इंडेक्स यहाँ पर सेल जो होती है और 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक यू सेल क्या होती है इसके बारे में डिफरेंस है जो कि 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्कोप जैसे कि मेडिकल में होंगे, इम्यूनोलॉजी में होंगे, एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होंगे उसमें इसके स्कोप है। एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी उसमें इसका स्कोप है। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में इसका स्कोप है एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे यूनिट 1 के 5 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
एंड नेक्स्ट यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 2 जो है इससे हमारा 5 क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन क्लासिफिकेशन मेथड्स इन डिटेल एंड एक्सप्लेन अबाउट द ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर और मीन्स फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो होता है उस पर आपको एक डिटेल नोट लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उनको किल करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ नॉन लिविंग और लिविंग एनीथिंग। मतलब यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो होती है उसके सरफेस पर से सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उसको किल करना या फिर रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को सिंपली यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसके कुछ मेथड होते हैं आप स्टेरिलाइजेशन के, जैसे कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसमें हमारे ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आते हैं। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन आता है एंड मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है केमिकल गैसेज मेथड, इसमें कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड आती है, इथाइलिन ऑक्साइड आती है। नेक्स्ट यहाँ पर रेडिएशन मेथड आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी पढ़ना है। इसमें यहाँ पर अल्फा गामा रेज एंड यूवी विजिबल लाइट एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मैकेनिकल मेथड, जिसमें कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो होता है इस पर अच्छे से कमांड करके जाना है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीटेड है एंड ये क्वेश्चन जो है 7 या फिर 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें मतलब यहाँ पर ऑटोक्लेव वगैरह जो होता है या फिर हॉट एयर ओवन होता है, जो कि मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट जो होता है उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है एंड इसका प्रोसीजर वगैरह लिख देना है। एंड ये जो पीडीएफ है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ऑटोक्लेव वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से जा करके एग्जाम देने जाना है। एंड इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है ना, कंटेंट अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पर इजीली 10 मार्क्स या 7 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज स्टेनिंग, राइट इन डिटेल अबाउट ग्राम स्टेनिंग एंड जील नेल्सन स्टेनिंग। तो यहाँ पर मतलब स्टेनिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो स्टेनिंग जो होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम मतलब किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पर स्टेनिंग बोलते हैं। स्टेनिंग 2 टाइप से होती है, जैसे कि एक सिंपल स्टेनिंग होती है, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है वो भी फर्दर 2 टाइप्स में होती है, एक होती है ग्राम स्टेनिंग, एक होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के थ्रू यहाँ पर ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारी स्टेनिंग के टाइप हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसा कि स्टेनिंग क्या होता है उसकी डिफिनेशन लिखी है। तो स्टेनिंग जो होती है एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को बाय यूजिंग एनी डाइज एज अ इंडिकेटर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्टेनिंग। मतलब स्टेनिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम डाई का यूज करके डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है ग्राम स्टेनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, एक ऐसी स्टेनिंग होती है जिसमें कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव है। एंड ये जो स्टेनिंग होती है ग्राम स्टेनिंग ये डेवलप की गई थी हांस क्रिश्चियन के थ्रू इन 1884 में ये डेवलप की गई थी। इन दिस टेक्निक बी यूज टू आर मोर देन 2 टाइप्स डाइज एट अ टाइम। मतलब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक टाइप की डाई को एक साथ में यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ऑन ग्राम नेगेटिव। मतलब यहाँ पर इसके बेसिस पे बैक्टीरिया जो है इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेसिस पे डिवाइडेड किया गया है। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है इसमें, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है इसकी मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है। एंड ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। एंड ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें एब्सेंट होती है एंड इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। एंड इसकी सेल वाल जो होती है वो 20 to 30 nm थिक एंड सिंगल होती है। एंड इसकी सेल वाल जो होती है वो 8 to 12 nm थिक एंड 2 लेयर होती है। आफ्टर स्टेनिंग इट गिव्स पर्पल और ब्लू कलर, बट यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया जो होती हैं उनको स्टेनिंग करने के बाद ये रेड या फिर पिंक कलर देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ग्राम पॉजिटिव के स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस हो गया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई हो गया। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड इसका प्रोसीजर वगैरह आप लोगों को पढ़ लेना है इस टाइप से, जैसे कि इसका प्रोसीजर सिंपल आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर 7 स्लाइड लेते हैं, उस पर यहाँ पर डाइज वगैरह जो होती है उसको रखते हैं, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट डाई होगी ग्राम आयोडीन जो उसको उस पर पुट करेंगे। देन यहाँ पर इथेनॉल एंड एसीटोन जो होगा इसके थ्रू हम स्लाइड को वॉश कर देंगे। एंड यहाँ पर सैफरानिन डाई उसके बाद हम रखेंगे, जिसके बाद जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होंगे क्रिस्टल वायलेट कलर देंगे, जो कि डिटैच हो जाएंगे सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। देन यहाँ पर सैफरानिन डाई रखने के बाद यहाँ पर हम रनिंग टैप वाटर जो होता है उससे वॉश कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे अंदर माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो पर्पल या फिर ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे।
एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड और पिंक प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग जो है इसका प्रोसीजर हो जाएगा। आप लोग 1-2 बार इसको पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा एंड इसका ऑब्जर्वेशन वगैरह हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया जो कि सीन होती है पर्पल या ब्लू कलर की, तो उसे सिंपली यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। या फिर यहाँ पर जो उसका कलर होगा वो रेड या फिर पिंक होगा, तो यहाँ पर इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी। तो ये हमारे ग्राम स्टेनिंग के बारे में हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर जेल नेल्सन स्टेनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके चांसेस है कि 90% आपको एग्जाम में मिलेगी 7 या 10 मार्क्स में, तो आपको इसको ही तैयार करके अच्छे से जाना है। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होती है उसे सिंपली जेल नेल्सन स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। एंड ये जो स्टेनिंग टेक्निक थी वो पॉल इरलिच के थ्रू दी गई थी 1883 में। एंड ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है उसका टाइप होती है, जिसमें मतलब यूज़ करते हैं 2 और मोर देन 2 डाइज का यूज़ करते हैं। एंड जो यहाँ पर इस फास्ट स्टेनिंग होती है वो यूज़ की जाती है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जिनका कि स्ट्रक्चर जो होता है वैक्स लाइक होता है एंड इम्परमेबल सेल वॉल उसमें होती है, मतलब सेल वॉल उसमें नहीं होती है, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट आइडेंटिफाइड बाय ग्राम स्टेनिंग सो बी यूज एसिड फास्ट स्टेनिंग बिकॉज इट डज नॉट हैव सेल वॉल। मतलब यहाँ पर ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते, क्योंकि इसमें जो सेल वॉल होती है एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसे एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में माइकोप्लाज्मा हो गया, तो इसका प्रिंसिपल इस टाइप से आपको लिख देना है कि इसका यूज मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से इसका प्रिंसिपल लिख देना है एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसका प्रोसीजर लिख देना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसका प्रोसीजर लिखना है, जो कि आपको फ्लो चार्ट में भी लिख देना है एंड इस टाइम में भी लिख देना है। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे 1-2 बार इसको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले टेक अ क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड एंड प्रिपेयर अ स्मीयर ऑन इट, मतलब यहाँ पर टेक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेंगे एंड उसमें यहाँ पर उसके बीच में एक स्मीयर जो होगा उसको प्रिपेयर करेंगे। देन यहाँ पर कार्बन फुस्सेडाइन जो होगी इसको सेंटर जो होगा इस पे रखेंगे। देन इस पे रखने के बाद यहाँ पर ग्लास स्लाइड जो होगी उसको अल्कोहल से वॉश करेंगे। देन उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी में सीन करेंगे कि नॉन एसिड फास्ट जो होंगे डिक्लोराइज होंगे। देन उसके बाद हम उसको डबल स्टेनिंग या फिर काउंटर स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथाइलिन ब्लू। देन उसको एग्जामाइन करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप से यहाँ पर एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर हो जाएगा। एंड ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पर लिख देना है कि दोज बैक्टीरिया विच सीन रेड और पिंक कलर आर एसिड फास्ट स्टेनिंग, मतलब जो बैक्टीरिया रेड या फिर पिंक कलर में दिखेंगे वो एसिड फास्ट होंगे एंड जो बैक्टीरिया यहाँ पर ब्लू कलर में दिखेंगे वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसके ऑब्जर्वेशन में लिख देना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट IMBIC टेस्ट, मतलब यहाँ पर IMBIC टेस्ट जो होता है या फिर बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो क्या होता है उसके बारे में ही लिखिए। तो यहाँ पर IMBIC बोले या फिर बायोकेमिकल टेस्ट बोले वो एक ही टेस्ट होता है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं लेनी इसमें। तो IMBIC जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंडोल टेस्ट, M से होता है मेथाइल टेस्ट एंड BI से होता है बोगस प्रॉस्कर टेस्ट एंड C से होता है सिट्रस यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो यहाँ पर IMBIC का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर IMBIC का फुल फॉर्म लिख देना है। दिस इज अ बायोकेमिकल सीरीज ऑफ टेस्ट इन विच परफॉर्म फॉर डिफरेंट इनटू इंटेरोबैक्टर, मतलब यहाँ पर ये बायोकेमिकल टेस्ट की सीरीज होती है जिसको कि परफॉर्म किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए इंटेरोबैक्टर को। जैसे कि एग्जांपल में इंटेरोबैक्टर ऑरिजिनस हो गई, इंटेरोबैक्टर कोलाई हो गई। तो यहाँ पर हर एक टेस्ट के बारे में लिख देना है कि इंडोल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है एंड उसका प्रोसीजर वगैरह आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेथाइलेट जो होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर आपको मेथाइलेट टेस्ट जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसके चांसेस है कि आपको मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IMBIC टेस्ट क्या होता है एंड उसमें जो मेथाइलेट टेस्ट होता है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखिए। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एंड बोगस प्रॉस्कर टेस्ट जो होता है इसके भी पढ़ लेना है एंड सिट्रस यूटिलाइजेशन टेस्ट जो होता है इसके बारे में भी 1-2 बार देख लेना है। तो इस टाइप से यहाँ पर IMBIC टेस्ट जो होते हैं इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें कि Z वैल्यू, D वैल्यू और F वैल्यू जो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में नोट लिखना है, जो कि मोस्टली 2 या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालनी है आपको इवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो इसमें आपको लिख देना है टू चेक द एबिलिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस द किलिंग बैक्टीरिया एंड फाइनली इंश्योर दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, मतलब यहाँ पर ये जो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसकी एबिलिटी जो होती है उसको हम चेक करते हैं कि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि जिसके थ्रू ये हमारे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो किल किए जा सकते हैं। ये डिटरमाइन की जाती है 3 वैल्यू से, जैसे कि D वैल्यू, Z वैल्यू, F वैल्यू से। यहाँ पर D वैल्यू क्या होती है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, D वैल्यू जो होती है इसे सिंपली डेसिमल रिडक्शन टाइम के नाम से भी जानते हैं।
तो डी वैल्यू जो होती है एक टाइम इन मिनट एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डी वैल्यू। मतलब डी वैल्यू जो होती है टाइम इन मिनट में होती है आप एनी कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें कि 90% वाइबल कंडीशन, जिसमें कि 90% वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, उसी को सिंपली यहाँ पर डी वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ होगा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर वाई एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस भी आएगी एंड यहाँ पर सर्वाइविंग फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे एंड यहाँ पर टाइम जो कि कितने टाइम में ए वैल्यू इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर डी वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डी वैल्यू के बारे में लिख देना है एंड यहाँ पर जेड वैल्यू जो होती है उसके बारे में लिख देना है एंड यहाँ पर एफ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में इसमें डिटेल में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज स्टेरिलिटी इंडिकेटर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड। मतलब स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है एंड उसके जो वेरियस मेथड होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। स्टेरिलिटी इंडिकेटर जो होते हैं वो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका कि यूज मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि मतलब वो स्टेलाइज है या फिर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, उसके बारे में लिख देना है। देन आपको यहाँ पर इसके मेथड जो होते हैं वेरियस जैसे कि फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें कुछ होते हैं जैसे कि मॉइस्ट हीट होगी, ड्राई हीट होगी, रेडियो स्टेलाइजेशन हो गया, गैसेस स्टेलाइजेशन हो गया, इसके बारे में डिटेल में लिख देना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट केमिकल इंडिकेटर में जैसे कि कुछ केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि ब्राउनिश ट्यूब हो गई एंड ब्राउनिश ट्यूब जो कि इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे कि टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, इसमें टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में लिख देना है एंड टाइप थर्ड एंड टाइप 4 में आपको लिख देना है। एंड यहाँ पर बिथनेस ट्यूब होती है तो उसके बारे में भी लिख देना है एंड यहाँ पर हीट सेंसिटिव टाइप होता है उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। आप लोग एक दो बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये इंडिकेटर वाली टेबल जो है इसको अच्छे से लर्न कर लेनी है कि यहाँ पर ऑटोक्लेव में कितना डी वैल्यू टाइमिंग है जिसके थ्रू हमारा बैक्टीरिया वगैरह स्पीशीज जो है वो किल हो जा रहे हैं, तो उस सभी प्रोसेस के बारे में आपको इसमें लिख देना है। तो ये थे हमारे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के कुछ लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग इस टाइप से इसमें कंटेंट वगैरह लिखते हैं तो आपको इजीली यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो आपको 80% मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। और इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी तो उसके लिए टेलीग्राम में आपको सॉल्व फार्मेसी सर्च करना है, वहाँ पर मेरा ग्रुप आ जाएगा जिस पे इस टाइप का लोगो लगा होगा, तो उसमें आप जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जिसमें कि यूनिट 3 to 5 करके जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं यूनिट 3 to 5 में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।